हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जो है हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो इसमें है प्रश्न नंबर 1 है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो ये प्रश्न है, तो इसमें विकल्प है लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो ध्यान देना है, जब श्वेत प्रकाश हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए जो है हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो इसमें विकल्प में है लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो इसमें से एक विकल्प सही है, वही हमें आपको बताना है। तो इसको आपको रटना नहीं है, समझना है, जो कि हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक प्रिज्म है। ये क्या है? एक प्रिज्म होता है, कांच का प्रिज्म होता है। इसमें जो है देखिए प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण पड़ रही है। तो श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को जो है श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये श्वेत प्रकाश है और प्रिज्म पर आपतित हो रहा है, यानी कि प्रिज्म पर जा रहा है, यानी कि पड़ रहा है। आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपतित होने के बाद देखिए प्रकाश की किरणों का जो है यहाँ पे विचलन हो रहा है। तो इसमें बताना है किस रंग का विचलन अधिकतम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दिख रहा है, यानी कि इसके जो बीच का कोण है, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाला कोण बहुत बड़ा बन रहा है, यानी कि बैगनी रंग का कोण जो है यहाँ से यहाँ तक देखोगे बहुत बड़ा बन रहा है, यानी कि इसका विचलन अधिकतम होगा। बाकी लाल रंग का देखोगे तो यहाँ पे छोटा कोण बन रहा है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होगा। यानी कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोण जो है बड़ा कोण बन रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैगनी। तो विकल्प में क्या टिक करेंगे? बैगनी टिक कर देंगे। अब चलिए देखिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं, तब उसके बाद विकल्प को टिक करते हैं। तो देखिए इसमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हम इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद ध्यान देना है, उसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि हमें इसमें फोकस दूरी याद करना है। तो हमें फोकस दूरी हमें जो है निकालना है। तो जो फोकस दूरी होती है तो यह बराबर होता है r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो यह बराबर इसमें हो जाएगा, r कितना है? 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, बटा 2 है 2 लिख देंगे, भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, यानी कि यह बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो विकल्प में देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला विकल्प यहाँ पे सही है, यानी कि यह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तांबे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का। तो इसको जो है हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे ताकि आप इसको कभी भूले ना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बल्ब का चित्र है। इसमें देखना है कि बिजली का जो बल्ब है ये किसका बना होता है। तो यानी कि इसमें लिखा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस चित्र में फिलामेंट कहाँ पे है? देखिए ये फिलामेंट है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमने लिखा भी है, इसी को कहते हैं फिलामेंट। देख लीजिए इसी को क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो विकल्प में टंगस्टन टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। तो ध्यान देना है,
कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें धारावाही चालक पर जो कार्यकारी बल की दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है वह है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो कार्यकारी बल जो लगता है वो जो है विद्युत जनित्र में लगता है। किसमें लगता है? विद्युत जनित्र में लगता है। तो उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का पालन होता है। तो इसमें विकल्प में तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। इसमें से जो बी और सी होता है विटामिन, ये जल में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है, यानी कि ये जल में घुलता है। बाकी जो ए होता है और डी होता है, ये दोनों जो है अघुलनशील, जल में क्या होते हैं? अघुलनशील, यानी कि जल में क्या होते हैं? अघुलनशील। यानी कि बी और सी ये दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए और डी क्या होते हैं? जल में अघुलनशील। इसको आपको समझा देते हैं। अगर इसको याद करना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, बच्चों के लिए एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो दूध के साथ उसमें डालते हैं और उसको पीते हैं, यानी कि वो दूध में घुल जाता है। तो इसको विटामिन बी को याद कर लीजिएगा कि जल में घुलनशील होता है। दूध भी भाई जल की तरह होता है, तो जो है उसमें घुलनशील होता है। तो विटामिन बी याद कर लेंगे। और सी याद करना है तो आपको बता देते हैं, जो आंवला होता है या खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। यानी कि आंवले का रस ले लीजिए, नींबू का रस ले लीजिए, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। यानी कि जो है भाई, आंवले के रस को पानी में घोलोगे घुल जाएगा, और नींबू के रस को पानी में घोलोगे घुल जाएगा। यानी कि जल में विटामिन सी भी घुलनशील होगा, यानी कि बी भी घुलनशील और सी भी घुलनशील। इस तरीके से विकल्प में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे विकल्प में कहीं बी है नहीं, सी देखते हैं। तो देखिए सी, विटामिन सी है, तो इसलिए विटामिन सी सही हो जाएगा। इसको सही कर लेंगे हम। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? उदर का, यकृत का, अग्नाशय का, वृक्क का। तो इसमें से वृक्क सही हो जाएगा। ये बोमेन संपुट जो होता है ये वृक्क का ही भाग होता है, तो इसको हम सही कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें है, आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, जायांग, पुमंग, बीजांड, प्रणालिका। तो इसमें से जो है पुमंग जो है नर जनन अंग होता है, तो इसको हम सही कर देंगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है, वह दर्पण कैसा है? तो इसमें से जो है जो उत्तर होगा वह होगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसमें जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है तथा बड़ा बनता है, और वह दर्पण के पीछे बनता है। आभासी कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, और सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो इसमें अवतल हो जाएगा, सही कर देंगे। फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ध्यान देना है, वैद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत से चलता है। जब विद्युत से चलेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी? विद्युत ऊर्जा। अब उस विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? भाई मोटर चल रहा है तो उसमें विद्युत ऊर्जा आ गई है तभी चल रहा है। अब उससे जो है आटा चक्की को चलाएंगे। तो आटा चक्की एक यंत्र होता है, यानी कि जब उस यंत्र को चलाओगे तो उसकी ऊर्जा की खपत किसमें हो रही है? यंत्र को चलाने में। तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी यंत्र को चलाने में? यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि जो है जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। तो विकल्प में देखते हैं कौन सा होगा। यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि जो है ये विकल्प में सही हो जाएगा तीसरा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक है एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल एवं अम्लीय लवण में, क्षार एवं क्षारीय लवण में, अम्ल एवं क्षार में, अम्ल एवं जल में। तो इसको हम आपको समझाते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं ए पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पे मान दिए हुए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 से लेकर 14 तक अंक दिए हुए हैं। इसमें जो 7 अंक है बीच में है, तो यहाँ पे जो होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। यानी कि जिसका मान पीएच मान 7 होता है वो उदासीन कहा जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है और वह उदासीन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से 1 6 5 4 3 2 1 यानी कि पदार्थ का 1 2 3 4 5 6 ये सभी मान है तो अम्लीय होगा। और किसी पदार्थ का जो है 8 9 10 11 12 13 14 है, यानी कि 7 से ज्यादा उसका मान है, तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। तो इसमें से क्या कह रहा है? इसमें से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ध्यान देना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होगी? जब इस अम्ल को और क्षार को दोनों को मिला दोगे, दोनों को आपस में मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाने पर ही यहाँ बनता है, यानी कि जल क्या है? एक उदासीन होता है। इस तरीके से जो है अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो क्या बनता है? मतलब वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अम्ल एवं क्षार हो जाएगा। अम्ल एवं क्षार में ये विकल्प हम सही कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 है धावन सोडा की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो जो धावन सोडा होता है वो जो है क्षारीय लवण होते हैं, यानी कि उसकी जो प्रकृति होगी क्षारीय होगी। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है OH CHO C डबल बॉन्ड O COOH। तो इसको आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें लिखा है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे? देखिए ब्यूटेनॉन में यहाँ पे लास्ट में जो है नॉन शब्द लिखा है, यानी कि क्या लिखा है? नॉन शब्द। नॉन शब्द जो है कैसे आएगा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें अल लिखा है, ओई कम लिखा है, यहाँ पे आल लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ओन, नॉन, ओन, यानी कि ब्यूटेन धन ओन जोड़ोगे ब्यूटेनॉन हो जाता है, यानी कि ओन, ओन और नोन इसी से समझ लेंगे क्रियात्मक समूह। यहाँ पे क्या लगा है? ओन लगा है। तो इसमें देखिए यही होगा विकल्प में है। देखिए ये वाला, देखिए इसको इसमें ऐसे लिखे हैं, इसमें ऐसे लिख दिए हैं, तो ये विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है मेथेनल, एथेनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो इसको जो है हम आपको सारणी के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एथिल एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एथ आया है और उसके बाद जो है एल्कोहल आया है। तो एल्कोहल के लिए OH लगता है। तो देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ लगा है। ऑल शब्द जिसमें आएगा वो एल्कोहल समूह के होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो एल्कोहल का होगा नहीं, क्योंकि अल आया है इसमें। ये भी नहीं होगा, इसमें भी अल आया है। और यहाँ पे ऑल शब्द आया है, नॉल यानी कि ऑल, और प्रोपेनॉल यहाँ पर भी ऑल शब्द आया है। लेकिन जो है अब इन दोनों में से कौन सही होगा? ये दोनों तो नहीं होंगे, ये तो अल वाले हो जाएंगे। इसमें देखिए नल लगा है, इसको अल, अल, ये भी अल, यहाँ पे ऑल, ये भी ऑल है। अब इन दोनों में से देखना है कौन सही होगा। तो सारणी में देखते हैं। इसमें देखिए पहले क्या लिखा है? एथिल, एथ, एथ लिखा है ना। एथ में कितने कार्बन होते हैं? देखिए एथ में 2 कार्बन होते हैं। तो 2 कार्बन वाले क्या होते हैं? एथ होते हैं। तो यहाँ पे और ऑल, OH से ऑल हो जाएगा, तो एथ, तो यही हो जाएगा एथेनॉल। एथ आ गया ना 2 कार्बन वाला। देखिए यहाँ पे लिखा है एथ शब्द है, एथिल, एथिल लिखा है ना, तो एथ होगा, एथ लिखा है इसमें। एथिल जो बना है एथ से बना है, तो 2 कार्बन वाले यही होंगे। इसमें जो है एथेनॉल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्षारीय विलयन का पीएच मान है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो इसको आपको समझाते हैं। तो देखिए 0 अगर रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा, यानी कि अम्लीय रहेगा वो, क्योंकि 7 से कम है। 7 रहेगा तो क्या होगा? वो उदासीन। देखिए यहाँ पे 7 है तो ये उदासीन होगा। 7 से कम रहेगा, देखिए 7 से अगर कम भी रहेगा तब भी वो अम्लीय होगा। देखिए 7 से कम है ये, तब भी अम्लीय होगा। 7 से अधिक, यानी कि जब 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? क्षारीय होगा। इसमें क्षारीय सही होगा, यानी 7 से अधिक, ये वाला सही हो जाएगा। तो 7 से अधिक रहता है, क्षारीय होता है विलयन। प्रश्न नंबर 16 है
श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है? AgCl, PbNO3 होल ट्वाइस या FeSO4 CaCO3। तो इसमें जो है AgCl होगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड इसको कहते हैं। AgCl क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। तो विकल्प सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, उपरोक्त सभी में। इसमें हो जाएगा रंध्रों में। प्रश्न नंबर 18 है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो ध्यान देना है, जो अवतल लेंस होता है इसमें दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक बिंदु आकार का, एक छोटा। तो ये होता है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है आभासी होता है और सीधा होता है। दोनों स्थितियों में क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा आभासी, सीधा व छोटा। यही जो है सही हो जाएगा तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना से पीछे, नेत्र लेंस पर। तो इसको जो है हम जो है आपको एक रेखा चित्र के माध्यम समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आंख का एक रेखा चित्र हमने बनाया है। ये दूरदृष्टि दोष वाला रेखा चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे वस्तु है और इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो कहाँ बन रहा है? ये रेटिना के पीछे बन रहा है। यानी कि रेटिना यहाँ पे होती है, इस प्रतिबिंब को यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे बन रहा है। यानी कि इसमें दोष है। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। तो इसमें लिखा भी है रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब। यानी कि जो है ऐसी स्थिति होती है तो दूरदृष्टि होता है, और इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं रेटिना के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। तो विकल्प में देखते हैं, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना से पीछे। यानी कि यही वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा तीसरा, रेटिना से पीछे, रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब, यही होता है इसमें। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। तो ध्यान देना है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जो है पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी आते हैं। तो विकल्प में जो है पेट्रोलियम तो है नहीं, लेकिन कोयला है। तो इसमें जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कोयला। इस तरीके से जो है अच्छे से जो है हम बहुविकल्पी प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।